सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप तुमने आज शाम की जो डिटेल एक्सपेक्टेड एनालिसिस वाली क्लास थी उसको देख ली होगी। नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें अपन ने बाकी सारे सब्जेक्ट का डिटेल में डिस्कस करा है, कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाली शिफ्ट्स के लिए। सेम फॉर जीके, ठीक है, तुम्हारा होता है जीके स्पेशल क्लास। ठीक है, तो वेलकम टू जीके स्पेशल। अब इसमें क्या रहता है, ये तुम्हारे एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक रहते हैं जो प्रीवियस शिफ्ट में रिपीट हुए हैं और आने वाली शिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर है, तो वो सारे टॉपिक अपन यहाँ कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी पे ही तुमको जीके स्पेशल का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म यहीं पे मिलेगा और बाकी सारी अपडेट्स के लिए भी तुमको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट, ये टेलीग्राम चैनल तुम्हारे आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे तुम्हारा MTS हो गया और CHSL हो गया। ओके, तो इसको ज्वाइन कर लेना। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक ये तुम्हारा होता है यूनिवर्सल इनोवेशन प्रोग्राम। ठीक है, अब यूनिवर्सल इनोवेशन प्रोग्राम अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू फॉस्टर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इनोवेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए ये आपका प्रोग्राम लॉन्च करा गया था। ठीक है, इस प्रोग्राम का तुमको बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए। फोकस ऑन सॉल्विंग ग्लोबल चैलेंजेस थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिविटी, प्रोवाइड इंक्यूबेशन एंड मेंटरशिप सपोर्ट फॉर इनोवेशन। जो भी जैसे इनोवेशंस होते हैं उनको इंक्यूबेशन मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ठीक है, और नॉलेज का सपोर्ट देना, तो ये सारा चीज़ प्रोवाइड करना थ्रू गवर्नमेंट, ताकि इनोवेशन में बूस्ट मिल सके। ठीक है, और नई नई टेक्नोलॉजी तुम्हारी इंप्रूव होती रहे। नेक्स्ट, ऑफन लिंक्ड विद UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, इससे लिंक होता है। एनकरेज क्रॉस बॉर्डर फंक्शन फंडिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो मेजर यही है कि इनोवेशन को बूस्ट करना है। अब इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए तुम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोल देते हो, स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, जो उसको इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने में और टोटली नई इनोवेशन ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये फंडिंग तुम्हारे, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर एरिया से भी इजीली मिल सकता है थ्रू दिस इनिशिएटिव यूनिवर्सल इनोवेशन प्रोग्राम। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट, मिसाइल। ठीक है, चलो, एयर ब्रीदिंग प्रपल्शन। ठीक है, प्रपल्शन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, अब नॉर्मल रॉकेट्स में क्या होता है, नॉर्मल रॉकेट्स तुम्हारे कैरी करता है ऑक्सीडाइजर्स। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजर्स कैरी करते हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो तुम्हारा जो रॉकेट्स है, ठीक है, जो रॉकेट का इंजन है वहाँ से उसको ऑक्सीडाइजर से ऑक्सीजन मिलती है और वो बहुत फास्ट स्पीड से लॉन्च होता है। ठीक है, और अपने टारगेट को हिट करता है। लेकिन एयर ब्रीदिंग प्रपल्शन में एक डिफरेंस क्या है, ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको यूज़ करेगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो, अगर तुमको ऑक्सीडाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं है तो मिसाइल का वेट क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब अगर उसका रॉकेट का वेट जो है रिड्यूस होगा तो उसमें अपन और भी एडिशनल जो वेट है वो ऐड कर सकते हैं, मतलब और ज़्यादा इक्विपमेंट ऐड कर सकते हैं या और भी बाकी सारी चीज़ें अपन ऐड ऑन कर सकते हैं। क्लियर है गाइस। और बहुत ज़्यादा ये फ्यूल एफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वेट कम होगा, ठीक है, फ्यूल भी उतना ही कम यूज़ होगा। क्लियर है। रिड्यूसेस टू कैरी ऑक्सीडाइजर ऑन बोर्ड, फ्यूल एफिशिएंट दैन ट्रेडिशनल रॉकेट इंजन। ठीक है, ट्रेडिशनल रॉकेट इंजन ऑक्सीडाइजर को यूज़ करते हैं तो उनका वेट भी हैवी होता है और हैवी वेट की वजह से वो फ्यूल कंजप्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। रॉकेट्स कौन कौन से हैं, ध्यान रखना, इंजन्स रामजेट, स्कामजेट, ठीक है, और पल्स जेट, ये 3 इंजन ध्यान रखने हैं। इंडिया टेस्ट स्कामजेट, इंडिया ने कौन सा टेस्ट करा था, ठीक है, मेजर इसरो ने कौन सा इंजन को टेस्ट करा था, स्कामजेट को, और कब करा था, 2016 में करा था। और यही जो इंजन से तुम्हारे मिसाइल्स में यूज़ होते हैं, स्पेस क्राफ्ट में यूज़ होते हैं और हाइपरसोनिक व्हीकल्स। ठीक है, एनहांस प्लेबोर्ड कैपेसिटी ड्यू टू रिड्यूस फ्यूल, अभी बताया था, अगर तुम्हारा रॉकेट का, ठीक है, इंजन का वेट कम हो जाएगा तो फ्यूल क्या होगा, तुम्हारा फ्यूल भी कम लगेगा, तो फ्यूल का लोड भी कम होगा और स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। की फॉर फ्यूचर, ठीक है, स्पेस प्लान्स एंड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल स्टिल अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर स्टेबल लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ताकि इसको यूज़ कर सके, इसलिए अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, तो इसको अच्छे से ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपना आता है गुप्ता इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
गुप्ता इंस्क्रिप्शन किससे बिलोंग करता है? गुप्ता डायनेस्टी से, 4th सेंचुरी टू 6th सेंचुरी से, ठीक है। गुप्ता आपका गुप्ता डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड था। इंपॉर्टेंट सोर्स कौन से है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सोर्सेज है इन इंस्क्रिप्शन के। अब सबसे पहले बात करते हैं किस में लिखे हुए हैं? संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और ऑफन इन पोएटिक, काव्य स्टाइल, ठीक है, काव्य स्टाइल में होता है, ये ध्यान रख लेना। स्टेटमेंट के लिए ये टर्मिनोलॉजीज ही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन सबसे पहला किसने? बाय हरिसेन, प्रेजेस समुद्रगुप्त, ठीक है। अब इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में तुमको क्या दे रखा है? जो हरिसेन है वो किसको प्रेज कर रहा है? समुद्रगुप्त को, ठीक है। उनका जो भी अचीवमेंट्स है उनके बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है। ईरान इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड द डेथ ऑफ द गुप्ता रूलर इन द बैटल, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, ठीक है, सबको पता होगा। सकंदगुप्त रिकॉर्ड रिपेयर्स टू सुदर्शन लेक, ठीक है, जो भी सकंदगुप्त ने जो सुदर्शन लेक का जो रिपेयर्स हुआ था, ठीक है, उसको रिकॉर्ड कर रखा है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में। कॉमन है, ये तुमको पता होना चाहिए था। और ध्यान रखो उदयगिरी केव, ठीक है, उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन लिंक गुप्ता रूलर्स टू रिलीजियस पैट्रोनेज, अच्छे से याद में रख लेना, ठीक है। तो ये सारे तुम्हारे गुप्ता के इंस्क्रिप्शन थे, वो मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है, तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिवर में। रिवर में तुमको ध्यान में रखना है गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, क्लियर है गाइस, इन उत्तराखंड। मेन स्ट्रीम कौन सी है? यमुना, घाघरा, गंडक, कोशी एंड सोन, ठीक है, ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। लेंथ कितनी है? 2525 है, ठीक है। और डॉल्फिन का नाम क्या है? जाइजेंटिक डॉल्फिन, ठीक है। जॉइंस ब्रह्मपुत्र एंड मेघना, और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्या बना लेता है? सुंदरबन बना लेता है, ठीक है, लार्जेस्ट डेल्टा जिसको अपन क्या बोलते हैं? सुंदरबन। मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? यमुना। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? घाघरा, गंडक, कोशी, ठीक है। और लार्जेस्ट, क्लियर है गाइस, सेक्रेड इन ह्यूमंस हिंदुज़म, वर्कशिप एज गॉडेस गंगा, ठीक है, अपने गंगा माता की तरह पूछते हैं, ठीक है, हिंदुज़म में। दूसरा जो तुमको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है वो है, अब देखो, भागीरथी से कौन सी रिवर आती है? अलकनंदा आती है। कौन सी आती है? अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा में धौली गंगा ऐड होती है विष्णुप्रयाग में, ठीक है, नंदप्रयाग में, ठीक है, और नंदप्रयाग, ठीक है, 5 प्रयाग होते हैं, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, क्लियर है गाइस। अब रुद्रप्रयाग में, ठीक है, मंदाकिनी जो केदारनाथ से आती है वो तुम्हारी अलकनंदा में ऐड हो जाती है, ठीक है। और गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर आती है? तुम्हारी भागीरथी नदी आती है। कौन सी आती है? भागीरथी, जो तुम्हारी अलकनंदा में ऐड हो जाती है, और वो कहाँ होती है? देवप्रयाग में। और यहीं के बाद इस अलकनंदा और भागीरथी का जो ठीक है, जो ये कंबाइन होकर जो रिवर बनाती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? रिवर गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर गंगा। और यमुना कहाँ से आती है? यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है, ठीक है, और ये दोनों मीट कर जाती हैं, क्लियर है गाइस। नेक्स्ट अपन मूव ऑन करते हैं, ठीक है, तो ये आपका ऋग्वेद है, ठीक है, चलो ऋग्वेद की फोटो है ये, ठीक है, ध्यान में रखना। ऋग्वेद, चलो स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद से ओल्डेस्ट वेद है, ध्यान रखना, ठीक है, 1500, ठीक है, BC से 1000 BC के बीच में ये आया था आपका ऋग्वेद। कंपोस्ट वैदिक संस्कृत, कितनी हाइम से? 1025 हाइम से, ठीक है, इसको सुक्तास भी बोलते हैं। और कितने मंडल है? 10 मंडल है, इसको अच्छे से याद में रख लेना। डेटीज, ठीक है, किन किन डेटीज के बारे में बात करें? इंद्र, अग्नि, वरुण एंड सोम, क्लियर है। रिफ्लेक्ट अर्ली आर्यन सोसाइटी एंड पेस्टोरल लाइफ, ठीक है, अर्ली आर्यंस का डिस्क्रिप्शन दे रखा है आपको ऋग्वेद में। डिस्क्राइब कंसेप्ट ऑफ सेक्रीफाइस, ठीक है, यजना एंड रिचुअल्स, बाकी चलो। और इसमें कोई भी रेफरेंस नहीं दे रखा आइडल वर्कशिप का। आइडल वर्कशिप में, ठीक है, जैसे आपका जो मूर्ति बना के अपन भगवान की पूजा करते हैं, तो इसका कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा। कंटेन्स पुरुषा सूक्ता, ठीक है, डिस्क्राइब वर्ण सिस्टम ऑफ द ओरिजिन, ठीक है, जो वर्णा सिस्टम है उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना। बेसिक ऑफ अर्ली वैदिक रीजन एंड फिलॉसफी, ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड स्टिल इन यूज, ठीक है। अब इसमें तुमको मंडल याद रखना है, जैसे 10वें मंडल में क्या दे रखा है, ठीक है, 3rd मंडल में क्या दे रखा है, तो ये सारी चीज़ तुम कमेंट में बताओगे। जैसे 3rd मंडल में किसके बारे में दे रखा है, और 10th मंडल में किसके बारे में दे रखा है, ठीक है। जो ब्राह्मण्स होते हैं जो इन हाइम्स को पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे तुम्हारा रिवीजन भी कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये कमेंट सेक्शन में बताना है 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट NSAP नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है,
लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब करा था? 1995 में लॉन्च करा था। कब करा था? 1995। किसके लिए था? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना पुअर को और जो वनरेबल ग्रुप्स हैं। वनरेबल ग्रुप वो होते हैं अगर उनको तुम ज़्यादा अच्छा फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं दोगे, ठीक है, जैसे लोअर मिडिल क्लास, ठीक है, अगर उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिली और वो ग्रो नहीं करे तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो वो अपने वनरेबल ग्रुप होते हैं जो मोस्टली इफेक्टेड होते हैं, ठीक है, किसी भी सिचुएशन की वजह से वो पॉवर्टी में आ गए। जैसे फॉर एग्जांपल लोअर मिडिल क्लास कोई शॉप खोल रखा है, अब अर्थक्वेक आ गया और उसमें उसकी पूरी शॉप चली गई, ठीक है, तो अब वो उस सेक्शन में से वो कहाँ चल जाएगा? बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आ जाएगा। तो इनके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। क्लियर है? किस किस को कवर करा? ओल्ड एज पीपल्स को, विडोज़ को एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, जिनको भी डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए ये सारी इन 3 क्राइटेरिया ध्यान रखना है, ओल्ड एज के लिए, विडोज़ के लिए एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। तो इसमें मेजरली पेंशंस का था। इंक्लूड स्कीम्स लाइक IGNOAPS, ठीक है, ओल्ड एज स्कीम है ये, और IGNWPS विडो स्कीम है, ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखना। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कौन सी है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसके अंडर में तुम्हारी आती। और किस आर्टिकल से लिंक है? ध्यान रखना, आर्टिकल से लिंक है तुम्हारा 41, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल है तुम्हारा, आर्टिकल 41 में दे रखा है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? चलो बताना कि जो तुम्हारी 41 है वो कौन सी है, ठीक है, किस में आता है तुम्हारा? लिबरल में आता है, सोशलिस्ट में आता है, गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है, ठीक है, कौन से प्रिंसिपल में आता है ये तुमको कमेंट में बताना है। और DPSP तुम्हारे कौन से पार्ट में दे रखी है ये तुमको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या प्रोवाइड करता है? कैश ट्रांसफ़र प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, ठीक है, पेंशन में डायरेक्ट उनको कैश मिलता है, ठीक है, उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है। रिवाइज पेंशन अमाउंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंश्योर सोशल सिक्योरिटी फॉर BPL फैमिलीज, अभी बात कर रहा था BPL फैमिलीज के लिए क्या है? सोशल सिक्योरिटी है। क्लियर है? स्ट्रेंथन्स सेफ्टी नेट फॉर वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, मेजरली अगर मैं बोलूँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है, ताकि उनका भी क्या हो? अपलिफ्टमेंट हो सके। चलो नेक्स्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट, फीचर, प्रोजेक्ट एंड रूट्स, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान में रख लेना। भारतमाला प्रोजेक्ट परियोजना, ठीक है, फ्लैगशिप हाईवे एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है तुम्हारा। किसका डेवलपमेंट है? ये जैसे देखो हाईवे बना देते हैं अपन, ये तुम्हारा हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है। लॉन्च कब करा था? 2017 में लॉन्च करा था बाय MORTH, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री, इसके अंदर ये परियोजना लॉन्च करी गई थी, तो इसको याद रख लेना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव तुम्हारा था 83,000 किलोमीटर का तुम्हारा हाईवे बिल्ड करना था बाय 2022। क्लियर है? 17 में लॉन्च करा था और 2022 में ध्यान, ठीक है, टारगेट बनाया था 83,000 किलोमीटर हाईवेज का। फोकस ऑन इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, बॉर्डर रोड्स, कोस्टल रोड्स, ठीक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स मतलब जो मेन सिटीज़ को लिंक करते हुए हाईवेज हैं, बॉर्डर रोड्स जो बॉर्डर पे जो सप्लाईज प्रोवाइड करने के लिए जो रोड्स हैं मेजरली उनके लिए डेवलपमेंट था। इम्प्रूव कनेक्टिविटी इन नॉर्थ ईस्ट एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना, मेजर इसका टारगेट था जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी, रोड से जो कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करना था। क्लियर है? रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, ठीक है, तो करंटली अपना लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना है? 18% ऑफ द GDP, तो इसको डिक्रीज करना। सपोर्ट मेक इन इंडिया एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है, अब देखो रोड बेल्ट होगी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी सिटीज़ से, तो रॉ मटेरियल ट्रांसफ़र करने में और बहुत सारी चीज़ों में जो कॉस्टिंग होता है वो डिक्रीज़ होगा, तो ओवरऑल तुम्हारे इकोनॉमी का भी ग्रोथ होगा। प्रमोट सीमलेस फीट मूवमेंट, ठीक है, एंड बूस्ट रीजनल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इनको अच्छे से याद रख लेना, आपका भारतमाला परियोजना। नेक्स्ट मूव करते हैं, वाह, ठीक है, ये क्या है? अपना विजय स्तंभ है। क्या है? विजय स्तंभ, ऑल्सो नोन एज टावर ऑफ विक्ट्री। कहाँ लोकेटेड है? चित्तौड़गढ़ फोर्ट तुम्हारे अपने राजस्थान में, ठीक है। किसने बिल्ड करा था? राणा कुंभा ने बिल्ड कराया था, ठीक है, 1448 सेंचुरी में ऑफ मेवाड़, ठीक है, राणा कुंभा कहाँ के रूलर थे? मेवाड़ के रूलर थे, ठीक है। और ये कौन सी, ठीक है, जीत पे बनवाया था, ठीक है, विक्ट्री ओवर मालवा रूलर मोहम्मद खिलजी, ठीक है, तो मोहम्मद खिलजी पे जब विक्ट्री ली थी तब ये विजय स्तंभ बनवाया था।
हाइट ध्यान रख लेना 37.19 मीटर टॉल है और 9 स्टोरीज हैं, ठीक है। डेकोरेटेड विद डिटेल हिंदू स्कल्पचर्स, ठीक है। और किसको डेडिकेटेड है? विष्णु को। इंस्क्रिप्शन इनसाइड डिस्क्राइब रूलर्स, ठीक है। तो इसमें जो इंस्क्रिप्शन है वो यहाँ के जो रूलर्स थे मेवाड़ के उनको डिस्क्राइब कर रहा है, मेजरली डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना वो ये है कि हिंदू स्कल्पचर्स है इसके अंदर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। रिप्रेजेंट राजपूतास वेलर एंड प्राइड, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मेवाड़ के राजपूतास की बात ही निराली है, ठीक है। उनका जो प्राइड है, ठीक है, शौर्य है उनका, वो अलग ही लेवल पे है, ठीक है। तो राजपूतास, ठीक है। और मेजरली ये भी है, जैसे ही राजपूतास का डिक्लाइन हुआ, ठीक है, राजपूता रूलर का डिक्लाइन हुआ, जैसे महाराणा प्रताप और भी बाकी सारे रूलर, तभी तुम्हारे मुगल्स का पावरफुल बने, ठीक है। जैसे पृथ्वीराज चौहान, उनका जैसे ही डिक्लाइन हुआ तो पूरा इंडिया उसके बाद मुगल के पीरियड में आ गया, ठीक है। मुगल, ठीक है, मतलब दिल्ली सल्तनत वाले पीरियड में आ गया, स्लेव डायनेस्टी वाले में। क्लियर है गाइस? चलो नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो ये तुम्हारा फिजिक्स का टॉपिक है। अब इफेक्ट कौन से आते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट आता है तुम्हारा, ठीक है। जो जब भी करंट फ्लो होता है तो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और वो किस फॉर्म में जनरेट करता है? कंसेंट्रिक सर्कल्स। कैसा होता है? कंसेंट्रिक सर्कल, ऐसा। कंसेंट्रिक मतलब एक सर्कल, दूसरा सर्कल और उसके अंदर तीसरा सर्कल, और यहाँ बीच में से तुम्हारा वायर निकल रहा है, ठीक है। और इसको किससे अपन चेक करते हैं? ध्यान रखना, राइट हैंड थंब रूल। किससे? राइट हैंड थंब रूल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। केमिकल इफेक्ट भी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का, कि इलेक्ट्रिसिटी केमिकली पास हो सकती है विद द हेल्प ऑफ फ्री आयंस, ठीक है। फ्री आयंस होता है तो इजीली पास हो जाएगी। बाकी सेल आपको पता है, ये सिंगल सेल होता है, बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव, ठीक है। ये चीज़ें नहीं आने वाली है, मेजर ये है, तुमको ये ध्यान रखना है। इससे राइट हैंड थंब रूल याद रखना है और कंसेंट्रिक सर्कल वाला याद में रख लेना। चलो अपन पढ़ेंगे वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये तुम्हारी आयरन प्रेस। चलो स्टार्ट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने इंट्रोड्यूस करा था? ये इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है, प्रेस्कॉट जूल ने, ठीक है, जो अपना जूल्स लॉ भी है। जूल्स लॉ क्या होता है? H=I²RT। जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? करंट का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड। एग्जाम्पल, तुम्हारे घर में पंखा लग रहा है, ये तुम्हारा पंखा बन गया, ठीक है, ऐसा ही बनता है। अब अगर तुम उसको 2 घंटे के लिए यूज़ करोगे तो हीट जनरेट करेगा, अगर उसको 4 घंटे के लिए यूज़ करोगे तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। समझ में आएगा टाइम पीरियड का? अब 2 घंटे के लिए यूज़ हो रहा है तो करंट भी फ्लो करेगा, तो उससे हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। दूसरा होता है रेजिस्टेंस, कि हीटर तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, हीटर बहुत अच्छा हीट देता है, और यहीं अगर फ़ैन की बात करें तो उस हीटिंग बहुत देर बाद में होता है। जैसे हीटर तो तुम्हारा 2 मिनट में हो जाएगा, और जो फ़ैन है वो तुम्हारे 2 घंटे में जाके होगा, ठीक है। अच्छा होगा तो फिर 2 घंटे में भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का फ़ैन लगाया करो। चलो अब हीटर का जो ये कॉइल होता है, इसमें क्या होता है? तुम्हारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा उतना ही तुम्हारा हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? चलो, क्योंकि रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट। अब इसका तुमको यही ध्यान रखना है, जैसे बल्ब का फिलामेंट, ठीक है, जैसे बनाते हैं, ये तुम्हारा बल्ब बन गया, ठीक है। अब बल्ब के अंदर गैस ध्यान रख लेना, आर्गन होती है और नाइट्रोजन होती है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होती है। फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए। और सेम तुम्हारा आयरन प्रेस, यहाँ पे भी तुम्हारा क्या यूज़ होता है? टंगस्टन यूज़ होता है। चलो क्लियर है गाइस? नेक्स्ट अपन बात करते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। वेल्डिंग में, कुकिंग के, स्टेरिलाइजेशन में। कैन डैमेज सर्किट इफ अनकंट्रोल, ठीक है। हीटिंग से सर्किट डैमेज हो जाते हैं, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो ऊपर का जो तुम्हारा इंसुलेटर कॉइल है, वो इंसुलेटर जो इंसुलेशन होता है वो हट जाता है, और 2 वायर में क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हाँ, एक और चीज़, जो तुम्हारा फ्यूज़ होता है, जैसे फ्यूज़ होता है, ठीक है, वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। फ्यूज़ तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही बेस्ड होता है, इसको ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राष्ट्रकूटास की, ठीक है। राष्ट्रकूटा का एरिया कहाँ पे था? ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू में, इसको ध्यान रखना है। और रूलिंग पीरियड तुम्हारा 753 सेंचुरी से 983 सेंचुरी तक। क्लियर है गाइस? राष्ट्रकूटास डेक्कन प्लेट्यू पे रूलिंग था, ठीक है। कैपिटल कहाँ थी? मान्यखेड़ा कर्नाटका में।
दंतीदुर्ग फाउंडर थे और ग्रेटेस्ट रूलर कौन था, ठीक है, अमोघ वर्षा वन। क्या बिल्ड कराया था, कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा में, ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा में बाय कृष्णा वन। चलो, लैंग्वेज कौन सी पेट्रोनाइज करी थी, कन्नड़ और संस्कृत, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और नॉर्थ में फॉर्ट विद प्रतिहार्स और साउथ में पल्लास, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर और कॉपर कॉइन दिए थे, इसको ध्यान में रख लेना। डिक्लाइन बाय 10th सेंचुरी, ठीक है, रिप्लेस बाय वेस्टर्न चालुक्यास। तो वेस्टर्न चालुक्यास ने इनको डिफीट करके इनको रिप्लेस कर दिया था। क्लियर है, राष्ट्रकूटा में तुमको ये मेजर पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। चलो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट में ध्यान रखना, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च करा था, ठीक है। मेजरली किसके लिए था कि भाई ब्रिटिशर्स की, ठीक है, बॉयकॉट कर रहे थे सारा, ठीक है। ना तुमको ब्रिटिशर्स की गुड्स का यूज़ करना है, ठीक है, ब्रिटिशर गुड्स यूज़ नहीं करने, ठीक है, उनके स्कूल्स में नहीं जाना, कॉलेजेस में नहीं जाना, ठीक है। तो पूरा बॉयकॉट था ये, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसका ध्यान में रख लेना, ठीक है। बेसिक है ये, इसका बताने की ज़रूरत नहीं। खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, तो ये खिलाफत मूवमेंट कौन लाया था, अली ब्रदर्स, ठीक है। क्लियर है गाइस, खिलाफत मूवमेंट आपका अली ब्रदर्स ने लॉन्च करा था, ठीक है। और ये खिलाफत मूवमेंट किसके लिए था, ठीक है, टर्की में जो ब्रिटिशर्स ने ठीक है, काम करा था, टर्की में क्या करा था, ठीक है, वहाँ का जो खलीफा था, खलीफा पद को ही हटा दिया था, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे वॉर में अटैक करा था, ठीक है, वॉर चल रही थी तुम्हारी, तो वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो वहाँ पे टर्की में अटैक कर दिए थे, और टर्की में अटैक करने की वजह से वहाँ का खलीफा पद हट गया था, ठीक है। तो उसकी वजह से जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, और उससे लॉन्च करा था खिलाफत मूवमेंट, अली ब्रदर्स ने लॉन्च करा था। इसको ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है गाइज, और फिर गांधी जी ने इन दोनों मूवमेंट को एक साथ जोड़ दिया था। क्लियर है। सो आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जीके स्पेशल को मिस मत करा करो। और इस पूरी, ठीक है, जीके स्पेशल की PDF तुमको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। क्लियर है गाइज, और टेलीग्राम चैनल तुम्हारे आने वाले एग्जाम जैसे MTS हो गया और CHSL हो गया, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी अपडेट्स तुमको वहीं पे ही मिलेगी। क्लियर है गाइज, सो थैंक यू। इसका PDF अच्छे से रिवाइज कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू।